डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एईसी प्लस लेकर आया है आगाज सीरीज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी है। हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लिया है, एनालिसिस करके एक जगह क्लब कर दिया जिसका नाम है आगाज। इससे आपको 2024 में कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो या फिर आपका आरआरबी जेई हो या कोई भी स्टेट ए जेई हो, आपको इससे बहुत हेल्प होने वाला है। इसमें क्या है कि जो आपका टीसीएस का डर मन में बैठ चुका है उसको दूर भगाने के लिए हम लोगों ने प्रयत्न कर लिया है, यानी एईसी प्लस कर लिया है। बस आपका काम है कंटिन्यूटी बना के आपको जुड़े रहना है और साथ में प्रैक्टिस करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कितने 6 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक ऑफ आरसीसी हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 7th क्लास। कौन सी 7th क्लास? इसमें भी हम लोग बेसिक ऑफ आरसीसी के क्वेश्चन करने वाले हैं। बस आपका काम है कॉपी पेन आप पास में रखिए। कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए, मैं तो बताऊंगा ही। और जो भी कोडल प्रोविजन इंपॉर्टेंट आता है जो आपने कभी नहीं सुना है या फिर आपके पास वो नोट में नहीं है तो आप उसको शॉर्ट नोट्स में आप उसको ऐड ऑन करते रहिए। ओके, इससे आपको हेल्प ये मिलेगा कि कोई भी एग्जाम के पहले आप उसको बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन 7th स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑफ आरसीसी का 61st क्वेश्चन, यानी कि आज का 60 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग आज देख रहे हैं 61वां नंबर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू आईएस 456 द वैल्यू ऑफ डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन डिपेंड्स अपॉन। ये बोल रहा है कि डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेन लिमिट स्टेट में प्लेन बार के लिए किस पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ग्रेड ऑफ स्टील पे, नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन, या लेंथ ऑफ बार पे, किस पे डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेस? बस आपसे ये पूछ रहा है। चलिए देखिए, थोड़ा सा समझिए कि बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या है आपका पूरा आपका कंक्रीट इसमें आपका डला हुआ है। ये आपका कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या है? ये आपका एग्रीगेट है, यानी कि पूरा आपका मिक्सर है कंक्रीट का। अब ध्यान दीजिए, इस पे अगर हम लोग टेंशन लोड लगा रहे हैं तो क्या होगा कि बॉन्ड का मतलब पहले समझिए। बॉन्ड सर क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? जो आपका दो यहां पे क्या है? एग्रीगेट है और क्या सरिया। ये क्या है? सरिया है। इसके बीच में प्रॉपर बॉन्ड होना चाहिए। अगर प्रॉपर बॉन्ड नहीं होगा तो क्या होगा? स्लिपेज हो जाएगा। स्लिपेज हो जाए इससे कारण आपका स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये देते हैं। तो कैसे? देखिए, अब देखिए, अगर हम लोग इसमें टेंशन लगा रहे हैं तो इसमें टेंशन लगा रहे हैं तो ये क्या होता है? एक स्ट्रेस जनरेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर किसका है? एग्रीगेट और सरिया का है, इसलिए इसको बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं, जो इसको प्रिवेंट करता है स्लिपेज होने से, खींचने से। ओके, ये आपका हुआ बॉन्ड स्ट्रेस। क्या हुआ? अब देखिए, बॉन्ड स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है? कोड ने बोला आपका, किसने कोड बोला? 456 ने बताया कि सर आपका जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। किस पे? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। स्टील पे डिपेंड नहीं करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है। जैसे देखिए, ये वैल्यू आपको याद होना ही चाहिए। जैसे देखिए, आपका M15, M20, M25, M30, M35, M40, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है इसमें? ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात कर रहा है, स्टील की बात नहीं कर रहा है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेस डिपेंड्स ओनली ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके, अब देखिए, ये वैल्यू किसके लिए है? WSM के लिए। ये किसके लिए? LSM के लिए। दोनों वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखिए, आपका क्या है कि WSM में 0.6 यानी M15 से स्टार्ट होता है, लेकिन वहीं पे हम जब LSM करते हैं तो वहां से आपको M20 ग्रेड से स्टार्ट होता है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेते हैं हम लोग? M20 लेते हैं। 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9। देखिए कितना आसान याद करना है, 2 का गैप चल रहा है, आप वहां से आसान से याद कर सकते हैं। ऐसे ही आपका WSM है, इसमें भी लगभग आपका कितने का? 1 का आपका चल रहा है। इसमें एक में 2 का चल रहा है, 0.2 का, बाकी में आपका 0.1 का चल रहा है। आप इसको भी याद कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और पूछता है, ये वैल्यू के अलावा ये पूरा जो है ना प्लेन बार का दिया है, प्लेन बार का। और एक चीज और ध्यान रखिए कि आपका जो बॉन्ड स्ट्रेस है, जो आपका बॉन्ड स्ट्रेस है, एग्जाम में पूछा है, टेस्ट किससे करते हैं? टेस्ट किससे करते हैं? पुल आउट टेस्ट से करते हैं। हम लोग निकालते हैं किससे? ये जो वैल्यू आया ना, पुल आउट टेस्ट से आया।
पुल आउट टेस्ट हम लोग करते हैं, क्या पुल आउट टेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए, अब क्या है इसमें, तो आपका प्लेन बार का आपका वैल्यू दिया है। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, आपको बोलेगा अगर आप एच/एस/डी बार बोल रहे हैं तो कोड ने कुछ और वैल्यू दिया है, अगर आप अंडर कंप्रेशन यूज कर रहे हैं तो कोड ने कुछ और वैल्यू दिया। चलिए देखते हैं, अगर आप एच/एस/डी बार यूज कर रहे हैं, कौन सा हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉल्ट बार यूज कर रहे हैं, तो आपका काम है कि सर 60% जो है ना, आप जो आपका एबव वैल्यू है उसमें आप 60% का इंक्रीमेंट कर दीजिए। चलिए, वहीं पे बोला कि अगर आपका अंडर कंप्रेशन है, क्या अंडर कंप्रेशन है, तो आप इस वैल्यू को सर 25% का इंक्रीमेंट कर दीजिए। यानी कि आप जब क्वेश्चन पढ़िए तो आपको ढूंढना है डिफॉर्म बार की बात कर रहा है और उसमें अगर कंप्रेशन की भी बात कर रहा है, तो आपको दोनों वैल्यू आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। एच/एस/डी के लिए 60% और अंडर कंप्रेशन के लिए 25%। ओके चलिए, अब क्वेश्चन पढ़िए। बॉन्ड स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है सर, ओनली एंड ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। एज पर 456 द स्ट्रिपिंग टाइम, स्ट्रिपिंग मतलब हटाना, कोई भी चीज से रिमूव करना, उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ द सॉफिट फॉर्मवर्क ऑफ स्लैब प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। ये बोल रहा है कि आप कितने समय में आप फॉर्मवर्क लगाते हैं कोई भी स्ट्रक्चर में, तो आप सॉफिट से कितने दिन बाद आपको प्रोप्स को हटा सकते हैं। इसके लिए भी कोड आपको क्या दिया है, ये टेबल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले समझिए प्रोप्स क्या होता है। प्रोप्स एक वर्ड होता है जिस जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्मवर्क है ना, उसको आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको आप बोलते हैं प्रोप्स। देखिए ये क्या है आपका, क्या है वर्टिकल, क्या है आपका, ये आपका कॉलम है। इसको कॉलम को बनाने के लिए हम लोगों ने फॉर्मवर्क लगाया। ओके फॉर्मवर्क लगाया, ये आपका क्या है सर, ये आपका फॉर्मवर्क है, ये जो आपका पार्ट है फॉर्मवर्क है। फॉर्मवर्क को अब सपोर्ट कौन करेगा, तो प्रॉप्स करेगा, तो सपोर्टिंग मेंबर को हम लोग बोलते हैं प्रॉप्स। चलिए, अब कोड ने क्या बोला कि पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, अब कब आप फॉर्मवर्क को रिमूव कर सकते हैं। अगर बॉल्स कॉलम एंड वर्टिकल साइड बीम है तो आप 1 से 2 दिन में, यानी 24 से 48 घंटे में आप इसको रिमूव कर सकते हैं। किसके लिए, आपका कॉलम है, वर्टिकल कॉलम है, या फिर आपका वॉल्स है, तो आप उसको मतलब कोई भी वर्टिकल मेंबर आपको रहे ना, तो आप 24 से 48 घंटे में फॉर्मवर्क को रिमूव कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपका स्लैब है तो हम लोग 3 दिन में रिमूव कर सकते हैं। अगर बीम 100 फीट है तो 7 दिन में। देखिए स्लैब बोल रहा है, यहाँ पे बीम 100 फीट बोला। 100 फीट क्या होता है, ये जो आपका है ना बीम, इसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग 100 फीट बोलते हैं। क्या, नीचे वाले पार्ट को। अगर बीम 100 फीट है तो 7 डेज। और रिमूवल ऑफ प्रॉप्स टू स्लैब, अगर स्पान आपका 4.5 मीटर तक दिया हुआ है तो हम लोग 7 डेज में रिमूव करेंगे। अगर 4.5 मीटर से ज्यादा स्पान है तो हम लोग कितना, 14 दिन में रिमूव कर देंगे। और यहीं पे अगर प्रॉप्स टू बीम एंड आर्चेज है, अगर आपका स्पान 6 मीटर तक है तो आपको 14 दिन में रिमूव करना है, और 6 मीटर से ज्यादा है तो 21 दिन में रिमूव करना। आपको पूरे ये डेटा अच्छे से याद होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए, आपसे पूछा स्लैब से सर हम कितने दिन बाद आप प्रॉप्स को हटा सकते हैं, यानी कि 3 दिन बाद हम लोग हटा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है, स्ट्रिपिंग सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब, स्लैब से कितने दिन के बाद हटा सकते हैं, तो 3 दिन के बाद हम लोग हटा सकते हैं। ओके आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहीं पे आपसे पूछता बीम से कब कितने दिन के बाद हटाते हैं, तो 7 डेज, कितना 7 डेज में हम लोग हटाते हैं। और अगर आपका स्लैब के बारे में पूछे तो 3 दिन में आप उसको हटा सकते हैं। यानी ऑप्शन आपका सी क्या हो गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एज पर IS 456/2000 इन द केस ऑफ कॉलम ऑफ मिनिमम डायमेंशन कितना है सर, 200 mm और अंडर हुज रेनफोर्समेंट बार डू नॉट एक्सीड 12 mm, नॉमिनल कवर यूज्ड इज। बोल रहा है कि आपने कॉलम बनाया जिसका मिनिमम डायमेंशन आपका 200 mm है, और उसका जो डायमीटर जो है, जो बार यूज कर रहे हैं उसमें 12 mm से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो आप नॉमिनल कवर बताइए कितना यूज करेंगे। ये आपका कोडल प्रोविजन है, याद ही करना पड़ेगा। जब आपका ये डायमेंशन बता देगा कि 200 mm कॉलम का साइज है, और बार का डायमीटर बता देगा कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 12 mm से, तो आपका जो है, आप नॉमिनल कवर जो है, आप जो है नॉमिनल कवर सर 25 mm को आपको देना ही पड़ेगा। कितना, 25 mm का। ये डेटा है, आपको याद रखना है। और हम लोग कितना मिनिमम डायमीटर ऑफ बार कॉलम में कितना यूज करते हैं, कितना करते हैं हम लोग, 12 mm सर। हम कोड बोलता है कि अब 12 mm का मिनिमम बार आप यहां यूज करना है जब आप कॉलम बना रहे हैं। तो ये सब डेटा आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 25 mm का सर हम नॉमिनल कवर इसमें प्रोवाइड कर देंगे जब आपका डायमेंशन 2 mm है और आपका डाया ऑफ बार 12 mm है। तो चलिए ओके, डी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी एनालिसिस व्हाई इज कंक्रीट कंसीडर्ड इफेक्टिव इन टेकिंग कंप्रेसिव फोर्स बट नॉट टेंसाइल फोर्स। ये पूछ रहा है सर कि जब आप आरसीसी को एनालिसिस करते हैं तो कंक्रीट जो क्या है आपका इफेक्टिवली कंप्रेसिव लोड को ले लेता है, लेकिन वहीं पे आपको टेंसाइल फोर्स को नहीं लेता है। इसका रीजन पूछ रहा है, ऐसा क्यों है, गिवन ऑप्शन आपको दिया हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में आप समझिए। थोड़ा सा इसको देखिए, समझिए, उसके बाद ये क्लियर आपको कंसेप्ट हो जाएगा। रफ डायग्राम है इसलिए आप देख के बस समझ लीजिएगा। रफ डायग्राम मैं बना रहा हूं। चलिए देखिए, अब क्या है, आपने सर बीम में क्या लगाया, बीम में आपने लोड लगाया। अगर आप बना रहे हैं तो लोड तो आएगा ही आएगा उसका स्ट्रक्चर पे। जब आप बीम पे लोड बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से आपका डिफ्लेक्शन होगा, कुछ इस तरह से। मेरा हाथ को देखिए, आपका हाथ है, आपने लोड लगाया सर, आपने लोड लगाया तो कुछ इस तरह से देखिए आपका बीम बेंड हुआ, यानी नीचे देखिए खींच रहा है, नीचे आपका क्या है, खींच रहा है, यानी कि ये कुछ इस तरह से जा रहा है, आपका इस तरह से जा रहा है, यानी कि नीचे क्या आता है आपका टेंशन। वहीं ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर देखिए, ऊपर कुछ इस तरह से आया, देखिए यह तो आपका क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, यानी कि इस तरह से कुछ आपका ऊपर का मेंबर कंप्रेस होने, ऊपर आपका कंप्रेशन आता है। अगर अगर आपने सरिया या स्टील प्रोवाइड नहीं किया तो टेंशन को रेजिस्ट आपको ये बीम नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा बीम, क्योंकि आपका कंक्रीट जो है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा देता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम लोगों ने इस टेंशन को रजिस्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या दिया, सरिया दिया, स्टील दिया। बस ये कंसेप्ट है कि यहाँ पे टेंशन आता है और यहाँ पे कंप्रेशन आता है। कंप्रेशन में तो गुड है आपका, क्या आपका कंक्रीट आपका अच्छा है, लेकिन टेंशन के लिए वीक है, तो इसको रजिस्ट करने के लिए हम लोग को सरिया देना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग वहां पे सरिया आरसीसी में प्रोवाइड करते हैं। बस ये कंसेप्ट है इसके पीछे। ओके, अब ऑप्शन पढ़िए। Concrete has low modulus of elasticity. Concrete is big in tension and can crack easily. Tensile strength of concrete increases with age. Reinforcement bars prevent concrete from taking any tension force. ऑप्शन आपका क्या हो गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। कैसे, कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, यही तो मैं बता रहा हूं कि कंक्रीट आपका स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में, लेकिन वीक आपका टेंशन में होता है। एंड कैन क्रैक इजिली, इसलिए आपका क्रैक इजिली हो जाएगा अगर आप सरिया टेंशन जोन में नहीं प्रोवाइड करिएगा तो। ओके, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सी, एक सेकेंड, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, बी बी ने मैंने लगाया तो बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्पेसिफाइड फॉर आरसीसी वर्क इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन करस्पॉन्डिंग टू IS 456/2000। आपके पूछ रहा है, बताइए सर, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ आरसीसी किसके लिए है। क्वेश्चन में पढ़ना है कि आरसीसी पूछ रहा है या पीसीसी पूछ रहा है। अगर आपका एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है तो आप बता दीजिए कितना केजी आप सीमेंट यूज करिएगा, और साथ में आप ये भी बता दीजिए कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप यूज करिएगा। आपका कौन सा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, गिवन आपका ऑप्शन है। आपको ये टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, बस क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देना है कि आरसीसी पूछ रहा है या पीसीसी पूछ रहा है। ओके, चलिए ये टेबल जो कि आरसीसी का जान है, आरसीसी का जान है ये टेबल जो है ना, ये देखिए, ये आपको यहां से ये वाले पार्ट से आपको क्या है, इस पार्ट से जो है आपका इधर पीसीसी की बात कर रहा है, इधर आरसीसी की बात कर रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, इधर पीसीसी की बात कर रहा है, इधर आरसीसी की बात कर रहा है। आपसे अभी क्वेश्चन में पूछा है आरसीसी के बारे में। इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है सर, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या दिया है पे क्वेश्चन में, इन्वायरमेंटल दिया है आपका कंडीशन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी एक्सट्रीम मतलब आपका 5वां नंबर में आ जाएगा, ये आपका एक्सट्रीम है। इसमें हम लोग देखिए कितना मिनिमम जो आपका सीमेंट कंटेंट है, कितना 360, कितना 360 आपका मिनिमम, यानी एन 1 मीटर क्यूब में आप 360 केजी सीमेंट आप यूज करिएगा। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, 0.40, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है आपका, M40 है, यानी कि M40 एंड 360 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपका आंसर हो गया, आंसर से हमको मतलब नहीं है, लेकिन आपको आज ये कंडीशन पूछा है, कल ये पूछ सकता है, कल ये पूछ सकता है, आज आरसीसी के बारे में पूछा है, कल पीसीसी के बारे में पूछ सकता है। आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि टीसीएस क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है।
चलिए, यानी कि M40 एंड 360, ओके, M40 एंड 360 kg, यानी बी आपका क्या हो गया सर, करेक्ट आंसर हो गया। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप M40 यूज करिएगा और 360 kg पर मीटर क्यूब आप सीमेंट यूज करिएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ओके। चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। अकॉर्डिंग टू IS 456, इफ 48 meter cube quantity of M25 grade of concrete is required at a site, the minimum number of cube sample quantity should be taken from the site। क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, इतना इंग्लिश पे मत जाइए। ये बोल रहा है आप M25 ग्रेड का कितना क्वांटिटी बना रहे हैं सर, 48 मीटर क्यूब का आप क्वांटिटी ले रहे हैं। तो आप ये बताइए कि कितना आप सैंपल टेस्ट के लिए लेंगे, कितना क्यूब सैंपल लेंगे, इसके बारे में पूछ रहा है। चलिए, ये टेबल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैं क्वेश्चन को जान के रिपीट करता हूं कि बार बार आपको दिमाग से जब जाएगा ना तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें ना एक बार में याद नहीं होता, बार बार देखोगे याद हो जाएगा। वहीं अगर आपका क्या है क्वांटिटी, सर अगर क्वांटिटी किस में बात कर रहे हैं हम लोग, मीटर की में बात कर रहे हैं। 1 से 5 मीटर की अगर क्वांटिटी है तो नंबर ऑफ सैंपल लेंगे 1। इसको याद करना बहुत आसान है, सीरियल देखिए 1 2 3 4 देन 5, इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। 6 से 15 के लिए 2, और 16 से 30 के लिए 3, 31 से 50 के लिए 4। आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया है सर 48 मीटर क्यूब, यानी कि आपका इस वाले रेंज में आपका आएगा, किस में आएगा, इस वाले में आएगा। यानी कि हम लोग कितना सैंपल लेंगे, 4 सैंपल लेंगे क्यूब का टेस्ट करने के लिए। वहीं पे अगर 50 से ज्यादा हुआ तो हम लोग लेंगे 4 + 1 फॉर ईच 50 मीटर क्यूब के लिए हम लोग 4 + 1 ऐड करते जाएंगे। ये टेबल आपको याद रखना है। यानी कि हम लोग कितना सैंपल लेंगे सर, 48 के लिए 48 मीटर के लिए 4 सैंपल लेंगे, यानी कि आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, इसका आपका ए करेक्ट आंसर हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन 67 नंबर पढ़िए। एज पर IS 10262-2019, what is the approximate amount of entrapped air to be expected in normal non-entrapped concrete when 10 mm nominal maximum size aggregate is used in making concrete। ये पूछ रहा है, आपका ये कोड दिया हुआ है 10262। इसमें पूछ रहा है कि सर अगर आप 10 mm आपका 10 mm का आप एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो आप बताइए कि कितना आपका इंट्रैप्ड एयर आपका नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। ये कोड आपको दिया है, ये भी टेबल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन पहले आपने मुझे पता कहीं नहीं पढ़ा है, तो आपको इसको नोट डाउन करना है, क्योंकि कोई कोचिंग वाले ये सब नहीं पढ़ाते हैं। तो आपको इस सीरीज का यही मतलब है कि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना है और बार बार इसको रिवीजन करते रहना है। याद करना देखिए बहुत आसान है। द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ इंट्रैप्ड एयर टू बी एक्सपेक्टेड इन नॉर्मल यानी नॉन एयर एंट्रेंट कंक्रीट इज गिवन बाई, आपका कहीं से IS कोड से आपको ये टेबल उठाया गया है। अगर आप 10 mm का यूज कर रहे हैं तो आपका 1.5 आपका कितना इंट्रैप्ड एयर होना चाहिए, परसेंटेज में है 1.5% की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में आपके किसके लिए पूछा है, 10 mm का यूज कर रहे हैं, तो आप बताइए यहां से तो आंसर आपका ये ही हो गया कि 1.5% होना चाहिए। अगर आप 20 का यूज कर रहे हैं तो 1% होना चाहिए, अगर आप 40 का यूज कर रहे हैं तो 0.8। याद करना बहुत आसान है, 1.5 1 एंड 0.1। यहां तक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया आंसर। लेकिन नहीं, TCS है, आगे भी इससे पूछता है, उसके लिए हम लोगों ने अभी से प्रिपेयर करके रखना है। द टेबल गिवन बिलो इज यूज्ड व्हेन ओनली एंगुलर शेप एग्रीगेट आर यूज्ड इन कंक्रीट एज वेल एज स्लम शुड बी 25 to 50 mm के लिए एंगुलर शेप एग्रीगेट यूज कर रहे हैं और स्लम वैल्यू आपका 25 से 50 है। तो इसने बताया कि अगर आप 10 mm साइज का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना लीटर में, किसमें मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सर मैक्सिमम अगर बात करें तो 208 लीटर, कितना 208 लीटर। वहीं पे 20 mm एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो आपको 186 लीटर, और 40 mm यूज कर रहे हैं तो आपको 165। तो 208 186 165 किसमें, लीटर में। आपको ये भी इंपॉर्टेंट है टेबल, आपको याद रखना है। ये पूछ चुका है, अब आने वाले एग्जाम में आपको चाहे तो 20 mm के लिए पूछ दे, 40 mm के लिए पूछ दे। अगर ये नहीं पूछा तो आपसे पूछ दे कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट हम लोग गिवन आपका कोई भी दे देगा एग्रीगेट साइज, उसमें कितना कितना लेते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए सर, 10 mm के लिए कितना लेते हैं सर, 1.5 लेते हैं परसेंट आपको मिनिमम एयर इंट्रेंड हो सकता है। यानी कि सी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं।
द रिकमेंडेड इम्पोज लोड ऑन स्टेयरकेस इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग एज पर IS 875 इज। आपसे पूछ रहा है कि स्टेयर, जो आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो स्टेयर केस है उस पे इम्पोज लोड की वैल्यू कितना लेते हैं, यानी लाइव लोड की वैल्यू कितना लेते हैं। ओके, देखिए IS जो है आपका 875 क्या बताता है, पूरे लोड के बारे में बताता है। 875 पार्ट 1 डेड लोड, पार्ट 2 लाइव लोड, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लोडेड का हम लोग IS कोड 875 लोड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करता है। इसमें पूछ रहा है कि आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में स्टेयर केस का कितना लाइव लोड होता है, ये बता दीजिए। इसमें भी आपका टेबल है, ये भी आप कभी नहीं पढ़े हैं, आपको ये टेबल भी अच्छे से याद रखना है। बस एक बार आप गो थ्रू कर जाइएगा तो आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा, तो बस एक बार नजर मार लीजिएगा, याद हो जाएगा। याद करना कुछ वैल्यू में बहुत ज्यादा जंप नहीं है, बस देखिए कितने का जंप है, 2 2 3 3 2 2 3 3, मतलब कि बस पढ़ना है कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, एंड कहां से हो रहा है, और इसको 2 2 3 3 ऐसे याद कर लेना है। अगर ऑल रूम एंड किचन है तो हम लोग UDL अगर उस पर लगा हुआ है तो आप कितना लेंगे सर, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टॉयलेट एंड बाथरूम है सर तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कॉरिडोर है, पैसेज है, स्टेयर केस है, क्या है, स्टेयर केस है इंक्लूडिंग टायर स्केप एंड स्टोर रूम, तो आप कितना लेंगे, लाइव लोड कितना लेंगे, 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लेंगे। और अगर बालकोनीज है तो आपको 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लेना है। तो आपसे इसके बारे में पूछ रहा है कि स्टेयर केस पे बताइए इम्पोज लोड कितना हम लोग कंसीडर करते हैं, यानी कि 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर करते हैं। आपसे स्टेयर केस के बारे में पूछा, आपसे कुछ भी इसमें रिस्पेक्टिव पूछ सकता है, किचन के पूछ सकता है, बालकोनी को पूछ सकता है, तो आपको उस हिसाब से याद रखना है। ओके, चलिए, यानी कि क्या हो जाएगा सर आपका, इसमें आपका 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। The height of retaining wall is 5.5 मीटर, इट इज टू बी डिजाइन एज, अगर आपका रिटेनिंग वॉल का हाइट कितना है, 5.5 मीटर है, तो आप इट इज डिजाइंड एज किसके टाइप, किसके लिए डिजाइन करोगे, किस कैंटिलीवर टाइप कर सकते हैं, काउंटर फोर्ट कर सकते हैं, कैंटिलीवर और काउंटर फोर्ट कर सकते हैं, या नन ऑफ दी एबव, आपका गिवन ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसमें थोड़ा सा इसमें समझिए, अगर आपका क्या है, ग्रेविटी रिटेनिंग अगर बॉल है तो हम लोग हाइट कितना देते हैं सर, 3 मीटर तक हम लोग, अगर आपका हाइट है तो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। यही से अगर पूछ दे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल पूछ दे तो आप कितना तक दे सकते हैं इसको, आप इसको दे सकते हैं 3 से, एक सेकेंड, आप इसको दे सकते हैं 3 से 8 मीटर के बीच में दे सकते हैं। अगर आपका ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल है तो 3 मीटर दे सकते हैं, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है तो हम लोग कितना 3 से 8 मीटर दे सकते हैं। लेकिन नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट क्या है, काउंटर फोर्ट retaining wall is preferred if height goes beyond 6 मीटर। ये आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपसे पूछा है सर कि 5.5 मीटर हाइट है, इस रेंज में लाई करेगा, देखिए 3 to 8 के बीच में लाई करेगा, यानी कि आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के बारे में बात कर रहा है, यानी कि आपका क्या हो गया, कैंटिलीवर टाइप देंगे, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, लेकिन आपसे ग्रेविटी कंफ्यूज नहीं होना, सारा रिटेनिंग वाले बस वर्ड का अंतर है, ग्रेविटी दे दिए तो 3 मीटर, कैंटिलीवर दे दिए 3 से 8, लेकिन ये बताता है कि अगर आपका हाइट कितना 6 से ज्यादा अगर आ रहा है तो आप काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वाला आप वहां पे प्रीफर करोगे। ओके, चलिए, इसका क्या हो गया, ऑप्शन इसका ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए, अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट डज आरसीसी स्टैंड फॉर, ये तो मजाक कर दिया,
मतलब बेसिक ऑफ आरसीसी पढ़ रहे हैं। आज आपका बेसिक ऑफ आरसीसी खत्म होने वाला लास्ट क्वेश्चन है। बेसिक आरसीसी खत्म नहीं हुआ, बेसिक ऑफ आरसीसी का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में आपसे पूछ दिया आरसीसी। बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलत करते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को उठाया है। देखिए क्या होता है आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? कुछ बच्चे लगा देंगे सर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। आपका यहां से 0.25 का आप नेगेटिव ले लोगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। क्या होता है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे पहले सीमेंट हम लोग कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? सीमेंट डालते हैं, यानी कि पहले सीमेंट आया देन कंक्रीट आया, तो इसलिए उस टाइप से आप याद रख सकते हैं, सीमेंट देन कंक्रीट। पहले आप कंक्रीट नहीं लगाओगे, नहीं तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आप गलत कर दोगे। तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आपका आरसीसी का, आपका क्या है? आरसीसी का फुल फॉर्म होता है। इसका हमेशा आईएस कोड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा सर? सर 456 2000 आरसीसी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका फुल फॉर्म रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है। आईएस कोड जो हम लोग यूज कर रहे हैं पूरे डिजाइन के लिए, डिजाइन प्रोसेस जो भी होता है हम लोग 456 2000 से कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। अब क्या है कि आपका काम है इसको रिवीजन करना, साथ में फिर बार बार आप उसको पढ़ते रहिए। कोडल प्रोविजन बहुत है, लेकिन जो वैल्यू का डिविएशन बहुत ज्यादा नहीं है, आप एक बार देखोगे याद हो जाएगा। चलिए ओके, रिवाइज करके आइए। आप या तो फ्रेशर हैं, आप चाहते हैं कि सर बिना टाइम वेस्ट किए हम एक साल में फुल फ्लेज तैयारी करें, क्योंकि आपने कभी पहले अच्छे से पढ़ा नहीं, सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग नहीं है। काम आपका है सबसे पहले आप सिविल इंजीनियरिंग को पढ़िए, एग्जाम फोकस बाद में करिए, क्योंकि एग्जाम स्पेसिफिक होके अभी आप पढ़ने की जरूरत नहीं। पहले आप सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करिए। एक बार अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, कोई भी एग्जाम आराम से आप दे सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप एसी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए रिस्पेक्टेड कोर्सेस है, जो भी रिस्पेक्टिव कोर्सेस है आप उसको देख सकते हैं। अगर आप एजेई का टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए विजय बैच है, इसमें आपका टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल भी कराया जाएगा। एसएससी जेई 2024 अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसका बैच है बैच 1। इसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव हो चुका है। यहाँ पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा कवर आपको यहाँ से करा दिया जाएगा। इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। अगर आप मध्य प्रदेश शासन में एसडीओ बनना चाहते हैं, क्या एसडीओ बनना चाहते हैं, हर लोगों के सपना होता है असिस्टेंट इंजीनियर बनने का, तो आप प्रहार बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टेक्निकल के साथ साथ एमपीजी के भी यहाँ कराया जाएगा। इंडियाज मोस्ट अवेटेड वैकेंसी आरआरबी जेई 2024 जो संभावित है बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन रिलीज होने वाली है, उसके लिए बैच है तेजस बैच। इसमें सीबीटी 1 आपको कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा बिल्कुल अच्छे से, तो आप इस बैच को भी देख सकते हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि आपका सर टेक्निकल मेरा बहुत अच्छा है, नॉन टेक मेरा वीक है, क्योंकि आप एसएससी का पैटर्न देख रहे हैं कि आपका उसमें नॉन टेक का लेवल दिन प्रतिदिन आपका बढ़ते जा रहा है। अगर आप नॉन टेक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप नॉन टेक महापैक यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ओके सर, एक है टारगेटेड बैच किसके लिए? एसएससी जेई 2024 के लिए। इसमें क्या इंपॉर्टेंस है कि आपका इसमें क्या रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा आपको डिजिटल बोर्ड में, तो आप इस कोर्स को भी आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सर आपने पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई आपकी अच्छी हो गई, थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई, लेकिन जब आप टीसीएस को एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ हवा निकल जा रही है, क्योंकि टीसीएस आपका क्वेश्चन का रिपीटेशन करता नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर उठाया डाल दिया, बिल्कुल नहीं। ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन टफ नहीं बना रहा है, कहीं से आसमान से क्वेश्चन नहीं ला रहा है। कहाँ से ला रहा है? कोडल प्रोविजन, जो आप पढ़ते नहीं है, कोड से उठा उठा क्वेश्चन बना रहा है, आप उसको गलत करते हैं। ये सब को दूर करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम है, जो आपको टीसीएस फोबिया है, इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस बनाया है अभ्यास जेई बैच। अगर आप जेई का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अभ्यास जेई बैच कर रही है। इसमें आपको टीसीएस का सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ में आपका स्टेट जेई का सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। यानी कि लगभग हम लोग कितना देखने वाले हैं? लगभग 5000 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वहीं पे अगर आप ए जेई दोनों अगर का अभ्यास करना चाहते हैं तो अभ्यास ए जेई बैच है। इसमें हम लोग लगभग कितना 8000 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि आपका टीसीएस का तो क्वेश्चन रहेगा ही, साथ में जेई का क्वेश्चन रहेगा, और जितने भी स्टेट में ए एग्जाम करवा चुकी है या पीएसयू एग्जाम करवाया उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्लब करके बना दिया अभ्यास ए जेई बैच, जिसमें हम लोग 8000 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि आपकी पढ़ने की भी समस्या दूर हो गई, साथ में क्वेश्चन के लिए भटकने की भी जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। आप देख रहे होंगे, अगर आप यूट्यूब से जुड़े हैं, एसी प्लस से जुड़े हुए हैं, तो देखते होंगे कि ऑप्शन सिर्फ टिक नहीं कराएंगे, बी सी डी ए हर लोग करा देगा, लेकिन आपको अगर डिटेल में पूरे ऑप्शन को अगर जानना है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानना है तो आप यहाँ
हम लोग से कनेक्टेड रहिए। आपको डेली अपडेट, डेली वीडियो मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे आ रहा है, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं सर मैंने पहले पढ़ा है लेकिन अभी हमारा कुछ दिन से छूट गया, मैं सब्जेक्ट को रिकॉल करना चाहता हूं। और एग्जाम से पहले क्या है, आपका रिवीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप सब्जेक्ट को रिकॉल कर सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं। उसके लिए है आपके लिए क्रैश कोर्स, जिसका नाम है फास्ट ट्रैक बैच। इसमें आपका क्रैश कोर्स एसएससी जेई 2024 के लिए है। नाम है एसएससी जेई 2024, लेकिन आप कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे आप एई या जेई के लिए, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आपका टेक्निकल, साथ में आपका नॉन टेक्निकल, बिल्कुल क्रिप्स मैनर में अच्छे ढंग से आपको कराया जाएगा। यहाँ से क्या है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस आपका काम है कि जो भी है उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते जाइए। आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, बस इसके बाद यहाँ से रिवीजन कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस सेशन से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट अगर आपका वीक है, कोई भी रिस्पेक्टिव ब्रांच में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है सर, ये सब मिलेगा कहाँ? कहीं नहीं, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे आपको एईसी प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप मोबाइल वेरिफिकेशन करिएगा। आपको क्या है कि वहां पे सारे कोर्सेज दिखने लगेगा। बस आपका काम थोड़ा सा क्या यहाँ पे है, आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपको प्रैक्टिस सेशन बैच चाहिए, आपको पूरा तैयारी करना सिविल इंजीनियरिंग के, या रिवीजन करना है, जैसा भी आपको नीड है आप पहले एनालाइज करिए। उसमें डेमो लेक्चर बहुत डला हुआ है, देखिए, सेटिस्फाई होइए, देन आप कोर्स को इनरोल करिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट इनरोल करिए, पहले एनालाइज करिए कि हाँ हमारे लायक है कि नहीं, हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं, तब आप कोर्सेज को देख सकते हैं। ओके सर, ये सब का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सर आप टेलीग्राम चैनल पे एईसी प्लस एप्लीकेशन का जो टेलीग्राम है उस पर आप ऐड हो जाइए। ऐड होने के बाद आपका पीडीएफ भी यहीं मिलेगा। साथ साथ कोई भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आएगा तो आपको यहीं पे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल बटन आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी नेक्स्ट सेशन आपका आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप एक्टिव मोड में आके जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।